अध्याय 3 नाइट बस। हैरी काफ़ी दूर पैदल चला और फिर थककर मैगलेनिया क्रेसेंट के एक नीची दीवार पर बैठ गया। भारी संदूक को खींचना बहुत मुश्किल काम था, जिसकी वजह से वह हाँफने लगा और कुछ देर तक एकदम स्थिर बैठा रहा और तूफानी अंदाज में धड़कते दिल की आवाज़ सुनता रहा। गुस्से का सैलाब अब भी उसके मन में घुमड़ रहा था, लेकिन अंधेरी सड़क पर 10 मिनट तक अकेले बैठने के बाद उसके मन पर एक बिल्कुल नया भाव हावी हो गया, दहशत। उसने जिस दिशा में सोचा यही पाया कि उसकी इससे बुरी हालत शायद पहले कभी नहीं हुई। वह मगलुओं की दुनिया में रात को बिल्कुल अकेला सड़कों पर भटक रहा था और उसके पास जाने का कोई जगह नहीं थी। इससे भी खराब बात यह थी कि उसने अभी अभी गंभीर जादू कर दिया था, और जिसका मतलब यह था कि उसे निश्चित रूप से हॉगवार्ट्स से निकाल दिया जाएगा। और उसने नाबालिग जादूगरी के नियमों को बुरी तरह तोड़ा था, और उसे हैरानी हो रही थी कि उसके वहां बैठने के दौरान जादू मंत्रालय के प्रतिनिधि उस पर क्यों नहीं मंडरा रहे थे। हैरी को कपकपी छूट गई और उसने कभी मैगलेनिया क्रेसेंट के ऊपर आसमान को कभी सड़क को देखा। उसके साथ क्या होने वाला था? क्या उसे गिरफ्तार किया जाएगा और सिर्फ जादूगरों की दुनिया से निकाल दिया जाएगा? उसने रॉन और हरमाइनी के बारे में सोचा, जिससे वह और भी निराश हो गया। हैरी को विश्वास था कि चाहे वह अपराधी हो या ना हो, रॉन और हरमाइनी उसकी मदद जरूर करेंगे। समस्या यह थी कि वे दोनों ही विदेश में थे और हेडविग के जाने के बाद वह उनसे संपर्क नहीं कर सकता था। उसके पास मगलुओं के पैसे भी नहीं थे और उसके संदूक में एकदम नीचे पर्स में जादूगरों के कुछ सिक्के रखे थे, लेकिन उसकी बाकी की संपत्ति जो हैरी के माता पिता उसके लिए छोड़ गए थे, लंदन के जादूगरों के बैंक ग्रिंगॉट की तिजोरी में थी। उसने सोचा कि वह आपके संदूक को खींचते हुए लंदन तक तो नहीं ले जा सकता, जब तक कि उसने अपनी छड़ी को देखा, जिसे वह अब भी अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए था। अगर उसे स्कूल से निकाल ही दिया गया, यह सोचकर कि उसके दिल में दर्द भरी टीस उठी, तो थोड़ा और जादू करने में क्या बुराई है। और उसके पास अदृश्य चोगा था जो उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। अगर वह अपने संदूक पर जादू करके उसे बहुत हल्का बना ले और वह झाड़ू से बांध दे, तो चोगा पहन ले और लंदन तक उड़ कर जाए, और वहां पहुंचकर वह अपनी तिजोरी में से अपना बाकी धन निकाल सकता है और अपनी निर्वासित जिंदगी शुरू कर सकता है। यह विचार भयानक था, लेकिन वह इस दीवार पर ज़्यादा समय बैठ भी नहीं सकता था, वरना मगलू पुलिस उससे पूछताछ करेगी कि वह इतनी रात में जादू की पुस्तक और जादुई छड़ी के साथ संदूक के लिए क्यों बैठा है। हैरी ने दोबारा संदूक खोला और इसके सामान को एक तरफ धकेलते हुए अदृश्य चोगा खोजने लगा, लेकिन उसके मिलने से पहले ही वह अचानक चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। उसको गर्दन के पीछे के हिस्से में एक अजीब सी एहसास हो रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सड़क पर पूरी सुनसान नजर आ रही थी और आसपास के किसी घर में रोशनी नहीं आ रही थी। वह एक बार फिर अपने बंदूक पर झुका, लेकिन लगभग तत्काल दोबारा खड़ा हो गया और उसने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया। और उसे आवाज़ तो नहीं आई, परंतु उसने महसूस किया कि कोई व्यक्ति या वस्तु उसके पीछे की फेंस और गैराज के बीच की संकरी जगह पर खड़ी है। हैरी ने आंखें गड़ाकर अंधेरे गली की तरफ देखा, और वह चाहे जो भी हो, उसके हिलने पर हैरी को यह बात पता चल सकता था कि कोई आवारा बिल्ली है या कोई और है। प्रकाशित भवा, हैरी बुदबुदाया। तत्काल उसकी छड़ी के सिरे पर रोशनी हो गई, जिससे उसकी आंखें लगभग चौंधिया गईं, और उसने छड़ी अपने सिर के ऊपर की, जिससे मकान नंबर 2 के पत्थरों के निशान वाली हवेली चमकने लगी। गैरेज का दरवाजा भी दिखने लगा। रोशनी में हैरी को वहां किसी जानवर की विशाल आकृति नजर आई, जिसकी आंखें चौड़ी थी और चमक रही थी। हैरी उछलकर पीछे हटा, लेकिन इस कोशिश में उसके पैर संदूक से टकरा गए और वह लड़खड़ा गया। जब उसने गिरती समय अपने मुंह बचाने के लिए हाथ टेकने की कोशिश की, तो उसकी छड़ी हाथ से छूटकर गिर गई। इसके बाद वह जमीन पर गिर गया। तभी एक कान फोड़ू धमाका हुआ। अचानक हैरी की आंखें रोशनी से चौंधिया गई, जिससे बचने के लिए उसने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। चीखती हुई उसने सड़क के किनारे की तरफ पलटी खाई, और बिल्कुल सही समय पर पल भर बाद ही बड़े बड़े पहिए और हेडलाइट ठीक उसी जगह पर ब्रेक लगाते हुए रुके जहां हैरी गिरा हुआ था। सिर उठाने पर हैरी ने देखा वह पहिए और हेडलाइट एक टिमटिमाती बैंगनी बस के थे, जो हवा में प्रकट हुई थी। विंड स्क्रीन के ऊपर सुनहरे शब्दों में लिखा था नाइट बस।
एक पल के लिए तो हैरी को लगा कि शायद गिरने की वजह से उसका दिमाग चकरा गया। तभी बैंगनी यूनिफॉर्म वाला एक कंडक्टर बस से कूदा और अंधेरे में तेजी से बोलने लगा, नाइट बस में आपका स्वागत है। यह बस मुसीबत में फंसे जादूगरों और जादूगरनियों के लिए आपातकालीन यातायात का साधन है। अपना छड़ी वाला हाथ उठाएं, ऊपर चढ़ें और हम आपको अपनी मनचाही जगह पर पहुंचा देंगे। मेरा नाम स्टैन शनपाइक है और आज की शाम मैं आपका कंडक्टर हूँ। कंडक्टर बोलते बोलते अचानक रुक गया, क्योंकि उसे हैरी उसी समय दिखा था जब भी ज़मीन पर बैठा हुआ था। हैरी ने अपनी छड़ी दोबारा उठाई और लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। करीब आने पर उसने देखा कि स्टैन शनपाइक उम्र में उससे कुछ ही साल बड़े थे और उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 19 की होगी। उसके लंबे कान जैसे लटक रहे थे और उसके चेहरे पर ढेर सारे मुहासे थे। स्टैन ने अपने व्यावसायिक अंदाज को छोड़ते हुए पूछा, नीचे क्यों बैठा हुआ है? हैरी बोला, गिर गया था। स्टैन ने हंसते हुए पूछा, खड़े खड़े क्यों गिर गया था? मैं जानबूझकर नहीं गिरा था, हैरी ने चिढ़कर कहा। उसकी जीन्स घुटने पर से फट गई और उसके अलावा उसने गिरते समय बचने के लिए जिस हाथ का सहारा लिया उसमें से खून निकल रहा था। उसे अचानक याद आया कि वह क्यों गिरा था और वह गैरेज तथा फैंस के बीच की खाली जगह को देखने के लिए तेजी से पलटा। नाइट बस की हेडलाइट के कारण वहां पर काफ़ी रोशनी थी, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। स्टैन ने पूछा, वहां पर क्या देख रहे थे? वहां पर एक बड़ी काली सी चीज थी। हैरी ने खाली जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, किसी कुत्ते जैसी, लेकिन बहुत बड़ी। उसने स्टैन की तरफ मुड़कर देखा, जिसका मुंह थोड़ा खुला था। परेशानी से हैरी ने देखा कि स्टैन की निगाह अब उसके माथे के निशान पर पहुंच गई थी। स्टैन ने अचानक पूछा, तुम्हारे माथे पर क्या है? कुछ नहीं, हैरी ने तत्काल अपनी लट से निशान छिपाते हुए कहा। अगर जादू मंत्रालय के लोग उसकी तलाश कर रहे हों तो वह उनके काम को आसान नहीं करना चाहेगा। स्टैन ने आगे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नेविल लॉन्गबॉटम, हैरी ने यह बोल दिया और उसके दिमाग में सबसे पहले यही नाम आया था। फिर उसने स्टैन का ध्यान भटकाने के लिए पूछा, तो ये बस कहीं भी जा सकती है? हाँ, स्टैन ने गर्व से कहा, जहाँ भी तुम चाहो। शर्त यह है कि वह जगह ज़मीन पर होनी चाहिए, बस पानी के अंदर नहीं चलती। और फिर उसने शक भरी निगाह से देखते हुए कहा, तुमने हमें इशारा किया था, है ना? अपने छड़ी वाले हाथ से आगे किया था, है ना? हाँ, हैरी ने तत्काल कहा। सुनिए, यहाँ से लंदन का किराया कितना लगेगा? स्टैन बोला, 11 सिकल। लेकिन 13 सिकल में तुम्हें गर्म चॉकलेट मिलेगी, जबकि 15 सिकल में गर्म पानी की बोतल तथा अपने पसंदीदा रंग का टूथब्रश। हैरी ने एक बार फिर अपना संदूक खोला और उसमें से अपना पर्स निकालकर स्टैन को चांदी के सिक्के दे दिए। फिर उसने और स्टैन ने उसका संदूक उठाया और जिस पर हेडविग का पिंजरा रखा था। दोनों ने मिलकर संदूक का बस को सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा दिया। बस में एक सीट नहीं थी, इसके बजाय वहाँ पर पीतल के आधा दर्जन पलंग थे जो पर्दे वाली खिड़कियों के पास लगे थे और हर पलंग के पास मोमबत्ती जल रही थी, जिससे लकड़ी का पैनल वाली दीवारों पर रोशनी हो रही थी। बस उसके पीछे हिस्से से नाइट कैप पहनकर लेटा एक नाटा जादूगर बुदबुदाया, अभी नहीं धन्यवाद, मैं घोंघों का अचार डाल रहा हूँ। और नींद में ही उसने करवट बदल ली। स्टेन ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी जगह यह है। उसने हैरी के संदूक को ड्राइवर के ठीक पीछे वाली बिस्तर के नीचे घुसा दिया। ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील के सामने एक कुर्सी पर बैठा था। फिर स्टेन बोला, यह हमारा ड्राइवर है, अर्नी प्रेग, और अर्न यह है नेविल लॉन्गबॉटम। अर्नी प्रेग के उम्र कुछ ज़्यादा थी, वह बहुत मोटा चश्मा पहने था और उसने हैरी को देखकर सिर हिलाया, जिसने परेशान होकर एक बार फिर अपनी लट नीचे की और अपने बिस्तर पर बैठ गया। अर्नी के पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए स्टेन ने कहा, अब हवा की रफ्तार से गाड़ी भगाओ अर्न। एक जोरदार धमाका हुआ और अगले ही पल हैरी बिस्तर पर लेटा हुआ था, क्योंकि नाइट बस की तेज गति के कारण वह पीछे फिका दिया गया। धीरे धीरे उठने की कोशिश करते हुए हैरी ने खिड़की से बाहर अंधेरे में देखा। वह अब तक दूसरी सड़क पर पहुंच गए थे। स्टेन हैरी के स्तब्ध चेहरे को बड़े मजे से देख रहा था। वह बोला, जब तुमने हमें इशारा किया था तो हम यहाँ थे। हम कहाँ हैं अर्न? वेल्स में। अर्नी ने कहा। मगलों को इस बस की आवाज़ क्यों सुनाई नहीं देती है? हैरी ने कहा। मगलू? स्टेन ने थोड़ी हिकारत से कहा, सही तरीके से सुनते ही नहीं हैं, यहाँ तक कि सही तरह से देखते भी नहीं हैं। उन्हें कभी किसी चीज़ का पता ही नहीं चलता, कभी नहीं। अर्न बोले, स्टेन जाकर मैडम मार्श को जगा दो, हम 1 मिनट में एबरगिवेनी पहुंच जाएंगे। स्टेन हैरी के बिस्तर के पास से गया और लकड़ी की एक संकरी सीढ़ी पर चढ़कर गायब हो गया। हैरी अब भी खिड़की के बाहर देख रहा था और उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे अर्नी गाड़ी चलाने से ज़्यादा कुशल नहीं था। नाइट बस बार बार फुटपाथ पर चढ़ जाती थी, लेकिन वह किसी चीज़ से टकराती नहीं थी। इसके पास आते ही
लैंप पोस्ट, लेटर बॉक्स और कूड़ेदान कूद कर इसके रास्ते से हट जाते थे और इसके गुजरते ही वापस अपनी जगह पर आ जाते थे। स्टैन एक बार फिर से नीचे आ गया। उसके पीछे एक जादूगरनी आई जिसने यात्रा करने वाला हरा चोगा पहन रखा था। ये आ गई आपके उतरने की जगह मैडम माँ, स्टेन ने खुशी खुशी कहा। तभी अर्न ने ब्रेक लगाया और पलंग बस में 1 फुट आगे की तरफ आ गए। मैडम मार्श ने अपने मुंह पर एक रुमाल कसकर लगा रखा था और वह तत्काल सीढ़ियों पर से उतर गई। स्टेन ने उनके उतरने के बाद पीछे से उनका बैग फेंका और दरवाज़ा लगा दिया। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। अब वह देहाती इलाके में एक संकरी गली में तूफानी रफ्तार से चले जा रहे थे और आसपास के पेड़ उनके रास्ते से दूर हट रहे थे। अगर बस इतनी जोरदार आवाज़ नहीं कर रही होती तो एक बार से 100 मील नहीं कूद रही होती। तब भी हैरी नहीं सो पाता। इसके पेट में हलचल हो रही थी। वह पीछे गिरा और वह सोचने लगा कि उसके साथ जाने क्या होगा, और उसने यह भी सोचा कि क्या डर्सली दंपति अब तक मार्ज को छत से नीचे उतार पाए होंगे। स्टेन ने दैनिक जादूगर अखबार निकाला और दांतों से जीभ दबाकर उसे पढ़ने लगा। पहले पन्ने पर हैरी को लंबे बालों वाले एक निराश आदमी की बड़ी तस्वीर दिखी। हैरी को वह तस्वीर जानी पहचानी लगी। यह आदमी, हैरी ने कहा, वह एक पल के लिए अपनी मुश्किलों को भूल गए। यह तो मगलों का न्यूज़ भी दिखा था। स्टेन ने अखबार पलटकर पहले पन्ने को देखा और मुस्कुराया। सीरियस ब्लैक, वह सिर हिलाते हुए बोला। जाहिर है वह मगलों की न्यूज़ में भी दिखा होगा। नेविल, तुम किस दुनिया में थे? हैरी के चेहरे पर अब सपाट भाव देखकर वह उसे अज्ञानता पर हंसा और पहला पन्ना अलग करके हैरी को थमा दिया। नेविल, अखबार पढ़ा करो। हैरी मोमबत्ती की रोशनी से अखबार पढ़ने लगा। ब्लैक अब तक फरार है। जादू मंत्रालय ने आज यह पुष्टि की है कि सीरियस ब्लैक, जो शायद अज़्काबैन की जेल का सबसे खतरनाक कैदी है, अब तक फरार है। जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज ने आज सुबह कहा, हम ब्लैक को दोबारा पकड़ने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और हम जादूगर समुदाय से शांत रहने का आग्रह करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जादूगर संघ के कुछ सदस्यों ने फज की आलोचना करते हुए कहा कि मगलू प्रधानमंत्री को इस संकट की जानकारी नहीं देनी चाहिए थी। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए फज ने चिढ़कर कहा, जानकारी देना जरूरी था। क्या आपको यह बात पता नहीं है कि ब्लैक पागल है और वह अपने रास्ते में आने वाली हर व्यक्ति के लिए खतरा है, चाहे वह जादूगर हो या मगलू। मुझे प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह ब्लैक की पहचान के बारे में किसी एक शब्द भी नहीं कहेंगे, और मुद्दे की बात तो यह है कि अगर वह कह भी दें तो उनकी बात पर विश्वास कौन करेगा। हालांकि मगलुओं को यह बताया गया है कि ब्लैक के पास एक रिवॉल्वर है, एक तरह की धातु की छड़ी, जिसका इस्तेमाल मगलू एक दूसरे को मारने के लिए करते हैं। लेकिन जादुई समुदाय में यह दहशत फैली है कि ब्लैक 12 साल पहले जैसा कोई हत्याकांड ना कर दे, जब उसने एक ही सांप से 13 लोगों की हत्या कर दी थी। हैरी ने सीरियस ब्लैक की धसी हुई आंखों को देखा, जो उसके पिचके चेहरे का इकलौता जीवित हिस्सा लग रही थी। हैरी कभी किसी खून पीने वाले पिशाच से नहीं मिला था, लेकिन उसने गुप्त कलाओं की रक्षा की क्लास में उनकी तस्वीरें देखी थी। सफेद चेहरे वाला ब्लैक भी उन्हीं की तरह दिख रहा था। बहुत बड़ा खूनी है ना, स्टेन ने कहा, जो हैरी को पढ़ते हुए देख रहा था। उसने 13 लोगों को एक ही सांप से मार डाला था। हैरी ने स्टेन को अखबार वापस लौटाते हुए पूछा। हाँ, स्टेन बोला, उस घटना का बहुत से चश्मदीद गवाह हैं। वह हादसा भरी दोपहर में हुआ था। बहुत बड़ा हत्याकांड था ना अर्न? हाँ, अर्न ने उदासी से कहा। स्टेन अपनी कुर्सी पर घूमा और उसने अपने हाथ पीछे कर लिए ताकि वह हैरी को ज्यादा अच्छी तरह से देख पाए। फिर यह बोला, ब्लैक, तुम जानते हो कौन का बहुत बड़ा समर्थक था? क्या वोल्डेमॉर्ट का? हैरी ने बिना सोचे समझे कह दिया। स्टेन के मुहासे तक सफेद हो गए। अर्नी ने स्टीयरिंग व्हील इतनी जोर से घुमा दिया कि बस के रास्ते से हटाने के लिए पूरे से पूरे फार्म हाउस को उछलकर पीछे हटना पड़ा। स्टेन बोला, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुमने उसका नाम क्यों लिया? माफ करना, हैरी ने जल्दबाजी से कहा। माफ करना, मैं भूल गया था। भूल गया था? स्टेन ने मरी हुई आवाज में कहा। मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। तो ब्लैक, तुम जानते हो कौन का समर्थक था? हैरी ने क्षमा मांगने की अंदाज में कहा। हाँ, स्टैन अपना सीना मलते हुए कहा। हाँ, यह ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि वह तुम जानते हो कौन के बहुत करीब था। एंड बहरहाल, जब नन्हे हैरी पॉटर ने तुम जानते हो कौन का बुरा हाल कर दिया था, तो हैरी ने अपनी लट को नीचे करके एक बार फिर अपने निशान को छिपाया। तो तुम जानते हो कौन के सभी समर्थकों की शामत आ गई है ना अर्न? और उनमें से ज्यादातर यह समझ गए कि तुम जानते हो कौन के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया है, और वह चुपचाप इसी राह पर आ गए। लेकिन सीरियस ब्लैक ने ऐसा नहीं किया। लोगों के अनुसार वह सोच रहा था कि तुम जानते हो कौन दोबारा शक्तिशाली होकर आएगा तो वह दूसरे स्थान पर रहेगा। बहरहाल, उन्होंने ब्लैक
को मगलुओं से भरी सड़क पर घेर लिया और ब्लैक ने तत्काल अपनी छड़ी बाहर निकाली और पूरी सड़क को उड़ा डाला। इस विस्फोट में उसके रास्ते में आने वाला एक जादूगर और 12 मगलू मारे गए थे। भयानक था, है ना? और तुम जानते हो इसके बाद ब्लैक ने क्या किया? स्टेन ने नाटकीय ढंग से फुसफुसाते हुए कहा। क्या? हैरी ने कहा। वह हंसने लगा। स्टेन बोला, वहीं खड़े हंसता रहा। जब जादू मंत्रालय का सुरक्षा दस्ता वहां पहुंचा तो वह चुपचाप उनके साथ चल दिया और उस समय भी वह हंसता रहा, क्योंकि वह पागल है ना अन? क्या वह पागल नहीं है? अचका बन जाते समय अगर वह पागल नहीं भी रहा होगा तो अब तो वह जरूर हो गया होगा। अर्न ने अपनी धीमी आवाज में कहा, अगर मुझे वहां कदम रखना पड़े तो उससे पहले मैं आत्महत्या कर लूंगा। उसे सही सजा मिली है जो उसने किया था उसके बारे बाद। स्टेन बोला, जादू मंत्रालय को इस घटना पर पर्दा डालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, है ना अर्न? पूरी सड़क उड़ गई थी और कई मगलू मारे गए थे। उन्होंने क्या बहाना बनाया था? बम विस्फोट, अर्नी ने कहा। और जब ब्लैक बाहर आ चुका था, स्टेन ने अखबार के ब्लैक के दुबले चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, वह अचकाबन से भागने वाला पहला कैदी है ना अर्न? समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। डरावना है ना? वैसे मुझे लगता है कि अचकाबन के पहरेदारों से बच नहीं पाएगा, है ना अर्न? अर्न अचानक कांपा। किसी और चीज के बारे में बात करो स्टेन। अचकाबन के पहरेदारों से मुझे दहशत होती है। स्टेन ने अनिच्छा से अखबार को दूर रख दिया और हैरी पहले से भी ज्यादा बुरा महसूस करते हुए नाइट बस की खिड़की पर टिक गया। वह कल्पना करने लगा कि कुछ दिन बाद स्टेन अपने यात्रियों से शायद यह कहेगा, तुमने हैरी पॉटर के बारे में सुना है? उसने अपनी आंटी को फुला दिया था और उस रात को नाइट बस में था, है ना अन? और वह भागने की कोशिश कर रहा था। सीरियस ब्लैक की तरह हैरी को भी जादूगरों का कानून तोड़ा है। क्या मार्ज आंटी को फुलाना इतना बड़ा अपराध है कि उसे अचकाबन भेज दिया जाएगा? हैरी जादूगरों की जेल में कुछ नहीं जानता था और हालांकि बस जितने भी लोग उसका नाम सुना था वे इससे थर्राते थे। हॉगवर्ट के गेटकीपर हैग्रिड ने पिछले ही साल वहां पर 2 महीने की सजा काटी थी। तब हैग्रिड ने यह बताया था कि उसे अजकाबन ले जाया जा रहा है, तो उसके चेहरे पे दहशत का भाव आया था और उसे हैरी आसानी से नहीं भूल पाएगा। और हैग्रिड बहुत बहादुर था। नाइट बस अंधेरे में चलती रही। उसकी वजह से झाड़ियां, टेलीफोन बूथ और पेड़ इधर उधर उछलते रहे। बहरहाल हैरी चुपचाप, स्थिर और दुखी अपने पलंग पर लेटा रहा। कुछ समय बाद स्टेन को याद आया कि हैरी ने गर्म चॉकलेट के पैसे दिए थे, इसलिए उसने गर्म चॉकलेट देने की कोशिश की। लेकिन तभी बस अचानक एंग्लिसी से एबरडनी पर कूदी, जिस वजह से स्टेन के हाथ से पूरी की पूरी चॉकलेट हैरी के तकिए पे फैल गई। ड्रेसिंग गाउन और स्लीपर्स पहने जादूगर और जादूगरनियां एक एक करके ऊपर की मंजिलों से नीचे आए और बस से उतरते लगे। उतरते समय वे बहुत खुश लग रहे थे। अंत में बस में हैरी के अलावा कोई भी यात्री नहीं बचा था। स्टेन ने ताली बजाते हुए कहा, अब बताओ नोविल, लंदन में कहाँ जाना है? हैरी ने कहा, छूमंतर गली। ठीक है, स्टेन बोला, कसकर पकड़ लो, धमाका। वे चेरिंग क्रॉस रोड की तेजी से बढ़ रहे थे और हैरी उठकर बैठ गया और उसने देखा कि इमारतें और बेंचें नाइट बस के रास्ते से दूर हटने के लिए सिकुड़ रही थी। आसमान में हल्की हल्की रोशनियां होने लगी और वह कुछ घंटे तक छिपा रहा। फिर ग्रिंगार्ट बैंक के खुलते ही वहां जाकर पैसे निकालेगा और फिर वह चल पड़ेगा, न जाने कहां। अन ने कसकर ब्रेक लगाई और नाइट बस एक छोटे और गंदे से बियर बार रिश्ती कढ़ाई के सामने फिसलती हुई रुक गई, जिसके पीछे छूमंतर गली का जादुई प्रवेश द्वार है। धन्यवाद, हैरी ने अन से कहा। वह सीढ़ियों से नीचे कूदा। फिर संदूक तथा हेडविग को पिंजरे से उठाकर फुटपाथ पर रखने में उसने स्टेन की मदद की। ठीक है, हैरी ने कहा, अलविदा। लेकिन स्टेन का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। वह बस दरवाजे पर खड़ा होकर रिश्ती कढ़ाई के प्रवेश द्वार की तरफ देख रहा था। तो तुम आ गए हैरी, एक आवाज आई। इससे पहले कि हैरी पलट पाए, किसी ने उसके कंधे पर एक हाथ रख दिया और उस समय स्टेन चिल्लाया, ओह अर्न, यहाँ आओ, जल्दी आओ। हैरी ने देखा कि उसके कंधे पर किसका हाथ है। नजरें उठाते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि पेट में बाल्टी बर्फ भर गई हो। वह सीधे जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज से टकरा गया था। स्टेन फुटपाथ पर कूदकर उसके पास आ गया। उसने रोमांचित होकर पूछा, मंत्री जी, आपने नेविल को किस नाम से पुकारा? लंबे धारीदार चोगे में फज थके थके दिख रहे थे। उन्होंने त्योरियां चढ़ाकर कहा, नेविल, यह तो हैरी पॉटर है। मैं जानता था, स्टेन ने खुशी से चिल्लाकर कहा। अन अन, जरा सोचो तो यह नेविल कौन है? अन, वह हैरी पॉटर है और मुझे उसका निशान भी दिख रहा था। हाँ, फज ने थोड़े रूखे अंदाज में कहा। मुझे खुशी है कि नाइट बस ने हैरी को बैठा लिया। बहरहाल, हाल फिलहाल मुझे उसे रिश्ती कढ़ाई में ले जाना है। फज ने हैरी के कंधे पर दबाव बढ़ा दिया और उसने बियर बार के भीतर ले जाने लगे।
बार के पीछे से एक झुकी आकृति लालटेन हाथ में लेकर आए और यह आकृति बियर बार के मालिक टॉम की थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थी और मुंह में दांत नहीं थे। टॉम ने कहा, आपको वह मिल गया मंत्री महोदय? क्या आपको कुछ चाहिए? बियर, ब्रांडी, शायद चाय, फज ने कहा, जिन्होंने अब भी हैरी को पकड़ रखा था। उन्हें अपने पीछे किसी चीज के घसीटने और पटकने की तेज आवाज आई और स्टेन और अर्न भी बियर बार में आ गए थे। वह हैरी का संदूक और हेडविग का पिंजरा उठाकर लाए थे तथा रोमांचित होकर चारों तरफ देख रहे थे। स्टेन ने हंसते हुए हैरी से पूछा, तुमने हमें यह क्यों नहीं बताया कि तुम कौन हो? आह नेविल। अर्नी की उल्लू जैसी आंखें स्टेन के कंधे के ऊपर से दिलचस्पी से देखती रहीं। और एक प्राइवेट पार्लर भी टॉम, फज ने चिढ़कर कहा। जब टॉम ने फज को बार से दूर वाले गलियारे की तरफ आने का इशारा किया तो हैरी ने स्टेन और अर्न से दुखी स्वर में कहा, बाय बाय। बाय बाय नेविल, स्टेन बोला। फज हैरी के साथ टॉम की लालटेन के पीछे चलते गए। वह संकरे गलियारे से होते हुए एक छोटे पार्लर में पहुंचे। टॉम ने अपनी उंगलियों से चुटकी बजाई, जिससे तत्काल अंगीठी में आग जल गई और इसके बाद टॉम ने सलाम करते हुए सिर झुकाया और बाहर चला गया। फज ने आग के पास वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ हैरी। हैरी बैठ गया। आग की गर्मी के बावजूद उसे महसूस हुआ जैसे उसकी भां अकड़ी हुई है। फज ने अपनी धारीदार चोगे को उतारकर एक तरफ रख दिया और इसके बाद वह अपने हरे सूट के पैंट को ऊपर खिसकाते हुए हैरी के सामने बैठ गया। मैं जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज हूँ हैरी। हैरी यह बात पहले से ही जानता था और उसने फज को एक बार देखा भी था, लेकिन इस समय वह अपने पिता के अदृश्य चोगे पहने हुए था, इसलिए फज को पता नहीं चला था। सराय का मालिक टॉम दोबारा नजर आया और उसने अपनी नाइट शर्ट के ऊपर एक एप्रन पहन रखा था और उसके हाथ में चाय की ट्रे तथा ब्रेड स्लाइस थे। फज और हैरी के बीच की टेबल पर रख दिए गए। फिर पार्लर से बाहर जाते समय उसने दरवाजा बंद कर दिया तो हैरी, फज ने कप में चाय डालते हुए पूछा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि तुमने हम सबको बहुत परेशानी में डाल दिया। इस तरह अपने अंकल आंटी से घर से दूर भागना गैर जिम्मेदाराना था। मैं तो यह सोचने लगा था, लेकिन तुम सुरक्षित हो, यह बड़ी बात है। फज ने अपनी ब्रेड पर बटर लगाया और हैरी की तरफ प्लेट बढ़ा दी। खाओ हैरी, तुम कमजोर दिख रहे हो। तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि हम मिस मार्जरी डर्सली को फूलने के दुर्भाग्यपूर्ण घटना से निपट चुके हैं और हमने जादुई दुर्घटना बचाव विभाग के 2 आदमी कुछ घंटे पहले प्राइवेट ड्राइव में भेजे। उन्होंने मिस डर्सली की सारी हवा निकाल दी थी और उनकी याददाश्त भी सुधार दी थी। अब इस घटना के बारे में उन्हें कुछ याद नहीं है। तो इस तरह यह बात खत्म हुई हैरी, किसी को नुकसान नहीं हुआ। फज अपने चाय के कप के ऊपर से हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराए। वह उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अंकल अपने प्रिय भतीजे को देख रहा हो। हैरी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले, इसलिए उसने अपना मुंह बंद कर दिया। और अगर तुम अपने अंकल आंटी की प्रतिक्रिया के बारे में चिंता कर रहे हो फज, तो मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा कि वह बहुत नाराज़ थे, लेकिन अगली गर्मी की छुट्टियों में वह तुम्हें अपने घर पर रखने के लिए तैयार है, बशर्ते तुम क्रिसमस और ईस्टर की छुट्टियों में हॉगवर्ट्स में रहो। हैरी ने अपने बंद मुंह को खोलते हुए कहा, मैं क्रिसमस और ईस्टर की छुट्टियों में हमेशा हॉगवर्ट्स में ही रहता हूँ और मैं कभी भी प्राइवेट ड्राइव वापस नहीं जाना चाहता। अरे अरे, मुझे विश्वास है जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो तुम्हारे विचार अलग हुए। फज चिंतित अंदाज में बोले, आखिर तुम सब एक ही परिवार हो। मुझे विश्वास है कि तुम दिल की गहराई से एक दूसरे को प्रेम करते हो। हैरी ने फज की गलत राय उस जानने की कोशिश नहीं की। वह तब भी यह सुनने का इंतजार कर रहा था कि उसके साथ क्या होगा। फज ने एक और ब्रेड स्लाइड पर बटर लगाते हुए कहा, तो अब यही निर्णय लेना है कि तुम अपनी छुट्टियों के आखिरी 2 सप्ताह कहाँ गुजारोगे। मेरा सुझाव तो यह है कि तुम रिश्ती कढ़ाई में एक कमरा ले लो। हैरी के मुंह से अचानक निकल पड़ा, जरा ठहरिए, मेरी सजा का क्या हुआ? फज ने पलकें झपकाई। सजा? मैंने कानून तोड़ा है, हैरी बोला। मैंने नाबालिग जादूगरों के नियमों को तोड़ा है। मेरे प्यारे बच्चे, हम तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए सजा कैसे दे सकते हैं? फज ने जोर से कहा और वह बेचैनी से अपनी ब्रेड स्लाइड को हिलाने लगा। वह तो एक दुर्घटना थी। अपनी अंटियों को फुलाने के जुर्म में मंत्रालय किसी को अजकबर नहीं भेजता। लेकिन यह बात हैरी को हजम नहीं हुई। जादू मंत्रालय के साथ उसके पुराने अनुभव तो बहुत ही अलग थे। हैरी ने त्योरियां चढ़ाकर बोला, पिछले साल एक घरेलू जिन ने मेरे अंकल के घर में एक पुडिंग गिरा दी थी और मुझे इतनी सी बात के लिए जादू मंत्रालय ने चेतावनी दे दी थी, जबकि वह अपराध मैंने नहीं किया था। चेतावनी में जादू मंत्रालय ने यह लिखा था कि अगर अब उसके घर में कोई जादू हुआ तो मुझे हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाएगा। अगर हैरी की आंखें उसे धोखा नहीं दे रही तो फज अचानक परेशान दिखने लगा। परिस्थितियाँ बदली हैं हैरी, हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वर्तमान माहौल में। वैसे निश्चित रूप से तुम जो यह नहीं चाहोगे कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए। बिल्कुल नहीं, हैरी बोला। तो फिर इतने परेशान क्यों हो? फज हंसे। अब हैरी एक ब्रेड स्लाइड खाओ।
जब तक मैं बाहर पता लगा कर आता हूँ कि टॉम तुम्हारे लिए किसी कमरे का इंतजाम कर सकता है। फज पार्लर से बाहर निकले और हैरी दरवाजे को घूरता रहा। कोई बहुत अजीब चीज़ हो रही थी। अगर फज उसे इस अपराध की सज़ा नहीं देना चाहते तो रिश्ती कड़ाई में इसका इंतजार क्यों कर रहे थे। और फिर हैरी के मन में यह विचार आया कि निश्चित रूप से नाबालिग जादूगरी जैसे छोटे मामले में जादू मंत्री दखल क्यों देंगे। फज जब लौटे तो बियर बार का मालिक टॉम भी उनके साथ था। फज ने कहा, कमरा नंबर 11 खाली है हैरी, मुझे लगता है कि तुम बहुत आराम से रहोगे। बस एक और बात, मुझे यकीन है कि तुम समझ जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम लंदन में मगलुओं के बीच भटको, ठीक है। छू मंतर गली में ही रहना और हर रात को अंधेरा होने से पहले रिश्ती कड़ाई में लौट आना। मुझे यकीन है कि तुम खुशी खुशी ऐसा करोगे। वैसे मैंने टॉम पे तुम्हें नज़र रखने के लिए कहा है। ठीक है, हैरी ने धीमे से कहा, लेकिन क्यों? तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहते हैं ना हैरी? फज ने जोर से हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, बेहतर यही रहेगा कि हमें तुम्हारा पता ठिकाना मालूम हो, मेरा मतलब है। फज ने जोर से खंगार कर अपना गला साफ किया एंड अपना धारीदार चौका उठाया। मैं तो चलता हूँ, बहुत काम है। हैरी ने पूछा, क्या आपको ब्लैक को पकड़ने में कोई सफलता मिली? फज की उंगलियां उनके चौके के सफ़ेद डोरी से फिसल गई। क्या कहा? अच्छा, तो तुमने सुन लिया? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन यह सिर्फ समय की बात है। अजकबन के पहरेदार अब तक कभी नाकामयाब नहीं हुए और मैंने इससे पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा है। फज की थोड़ी कपकपी छूट गई। तो अब मैं चलता हूँ। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हैरी से हाथ मिलाया। तभी हैरी के मन में अचानक एक विचार आया। मंत्री महोदय, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, फज मुस्कुराते हुए बोले। हार्वर्ड के 3rd ईयर के विद्यार्थियों को हॉग्समीड में घूमने की छूट मिलती है, लेकिन मेरे अंकल आंटी मेरे अनुपस्थिति पत्र पर साइन नहीं करते। क्या आप उस पर साइन कर सकते हैं? फज परेशान दिखने लगे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे बहुत अफसोस है हैरी, लेकिन चूंकि मैं तुम्हारा पालक या अभिभावक नहीं हूँ। लेकिन आप जादुई मंत्री हैं, हैरी ने उत्साह से कहा, अगर आप अनुमति दे दें। नहीं नहीं, अफसोस है हैरी, नियम आखिर नियम होते हैं, फज ने सीधे से कह दिया। हॉग्समीड में तुम अगले साल घूम सकते हो। दरअसल मुझे लगता है कि सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम वहाँ ना जाओ। हाँ अच्छा, तो मैं चलता हूँ, मज़े में रहो हैरी। आखिरी बार मुस्कुराने और हैरी से हाथ मिलाने के बाद फज कमरे से बाहर चला गया। टॉम अब आगे आया तो हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराया। मिस्टर पॉटर, मेरे पीछे आइए, उसने कहा। मैंने पहले से ही आपका सारा सामान आपके कमरे में पहुंचा दिया है। हैरी टॉम के पीछे पीछे लकड़ी की सुंदर सीढ़ियाँ चढ़कर एक दरवाजे तक पहुंचा जिस पर पीतल वाला 11 अंक का नंबर लिखा था। टॉम ने ताला खोलकर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर एक बहुत ही आरामदायक बिस्तर था, बलूत की लकड़ी का सुंदर फर्नीचर था, बेहतरीन आग जल रही थी और अलमारी के ऊपर बैठी थी हेडविग। हैरी चिल्लाया, हेडविग! सफ़ेद उल्लू ने चोंच खोलकर आवाज़ निकाली और तत्काल उड़कर हैरी की वहाँ पर आ गया। आपके उल्लू बहुत ही समझदार है, टॉम बोला। आपके आने के 5 मिनट बाद ही यहाँ पर आ गई थी मिस्टर पॉटर। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मांग ले। वह एक बार फिर सलाम करके वहाँ से चला गया। हैरी काफ़ी समय तक अपने बिस्तर पर बैठा रहा, हेडविग को थपथपाता रहा। खिड़की के बाहर आसमान तेज़ी से रंग बदल रहा था। गहरा मखमली नीला आसमान पहले तो ठंडे स्टील की तरह धूसर रहा, फिर यह धीरे से गुलाबी हुआ और अंत में सुनहरा हो गया। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि वह कुछ ही घंटे पहले प्रिवेट ड्राइव के घर को छोड़कर बाहर निकला था। उसे स्कूल में नहीं निकाला गया था। अब उसके सामने पूरे 2 सप्ताह थे जिन पर डर्सली परिवार की छाया तक नहीं पड़ेगी। उसने उबासी लेते हुए कहा, आज की रात बहुत अजीब थी हेडविग। फिर अपने चश्मे को उतारे बिना उसने अपना सिर तकिए पर टिका दिया और सो गया।